हमें दुनिया जो दिखती है वो असल में हमारी आंखों को उल्टी दिखती है। 10 में से एक लड़का कलर ब्लाइंड होता है जेनेटिकली। ओके, वुमन दे कैन नॉट बी कलर ब्लाइंड। और जब कोई महिला बोले मेरा वाला ब्लू, तो वो लेजिटिमेट उसका मेरा वाला ब्लू है, बिकॉज शी इज परसीविंग ब्लू बेटर देन यू कैन एवर थिंक ऑफ परसीविंग। Meta air glasses, how does it affect? It is not good for eyes. It is going to affect the eyes extremely bad. What's the worst case you have handled? मेरे पास एक ट्रॉमा की बच्ची आई थी 7 इयर्स में, तो उसका नेचुरल लेंस पूरा हैंग हो गया, उसकी आई बॉल पूरी पेरिफेरी से फट गई। Botox, fillers, threads around the eyes. उनसे कितना नुकसान होता है? बोटॉक्स के बाद में पैरालिसिस ऑफ द आईलिड्स के किस्से सामने आते हैं। आंखों के वाइट वाले पार्ट में लोग तरह तरह के रंग डलवाने लग गए। Oh shit. तो पूरी आंख रेड हो गई। What all exercise I can do to make my eyesight better? तो जो बचपन में कहा था कि सुबह उठ करके घास पे चलो, उसका रेलेवेंस था। जो हरा रंग है वो हमारे रेटिनल न्यूरोसेंसरी सेल्स को चार्ज करता है। How does blinking affect your eyesight? ब्लिंक करने से हमारी टीयर फिल्म हेल्दी होती है। इफ पेरेंट्स आस्क मी कि हम क्या करें जिससे हमारे बच्चे को चश्मा ना लगे, दिस वन थिंग व्हिच आई वुड टेल, किसी अकेडमी में डालो। अगर आपका बच्चा सारा दिन 10 घंटा किताब भी पढ़ रहा है तो वो भी आपकी आंखों को कमज़ोर कर रहा है। कैरेट तो बहुत सदियों से शहंशाह बना हुआ है। Abused है या reality है? इट कैन नॉट रिस्टोर द विजन। How do we know कि मेरी dry eyes है? एक मुझे ना, जब आप सर्जरी करते हो, आई एम श्योर यू डील विद सो मेनी ऑफ पीपल, राइट, एंड हर एक का केस कुछ ना कुछ अलग होता है। व्हाट्स द वर्स्ट केस यू हैव हैंडल्ड, लाइक जिसका आपको लग रहा था ये बहुत ही खराब सिचुएशन है एंड ये कभी रिकवरी नहीं हो सकती एंड यू डिड दैट? सो हम लोग ऐसे बहुत सारे केसेस से आए दिन गुजरते रहते हैं। एक्चुअली मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जब वो सर्जरी सक्सेसफुल होती है ना, तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये मैंने किया है, बिकॉज दे वर सो कॉम्प्लिकेटेड कि एक ह्यूमन हाथ के द्वारा तो ठीक हो ही नहीं सकते थे। सो इट इज ऑलवेज ड्रिवन बाय द हैंड्स ऑफ गॉड एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट। आई हैव ऑपरेटेड सो मेनी केसेस जो साइंटिफिकली ठीक हो ही नहीं सकते थे, मगर फिर भी ठीक हो गए। दैट्स वेयर यू नो दैट्स वॉट कीप us, at least me as a surgeon, very very humble, because वो through the hands of ऑपरेट हो रहे होते हैं, एक इंसान के जोन के बाहर होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो बहुत ख़राब हालत में आते हैं। गिव मी लाइक एन एग्जांपल। मेरे पास एक ट्रॉमा की बच्ची आई थी 7 इयर्स, बिकॉज इट्स वेरी रिसेंट, इसलिए मेरे जहन में वो बच्ची उसको चोट लग गई और पूरा उसका नेचुरल लेंस हैंग हो गया। एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट विद इट मोर, बिकॉज समवेयर आपकी जर्नी ऑफ लाइफ का हिस्सा था। तो उसका नेचुरल लेंस पूरा हैंग हो गया, उसकी आई बॉल पूरी पेरिफेरी से फट गई और उसको वो चोट लगे हुए 7 डेज हो चुके थे। तो इट वॉज 7 दिन तक उन्होंने 7 कुछ दिन नहीं हो किया। चुके थे। उसके माँ बाप कुछ नहीं कर पाए। पहाड़ों में बरसात हो रही थी और फ्लड के वजह से उसके माँ बाप को कोई साधन नहीं मिल रहा था दिल्ली आने का। तो ऐसा नहीं कि उनका इरादा नहीं था, मगर उन पर समाधान नहीं था। तो फाइनली कुछ सुन करके वो आए कि हाँ, नेत्रम में डॉक्टर अंचल हैं वो, और वो ख़राब से ख़राब केसेस कर लेती हैं। तो जब मैंने उस बच्चे को देखा ना, और मेरी भी बिटिया है, शी इज़ 11 ईयर्स नाउ, तो मुझे एकदम से लगा अच्छे घर के थे और कुछ नहीं, वो खेल रही थी और गिर गई और टेबल का कोना लग गया। तो मुझे मेरे मन में आया कि यार साइंटिफिकली इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, दिस इज़ टोटली अ लॉस्ट केस। बिकॉज वो बच्ची उस समय घबराई हुई भी थी, लाइट भी नहीं बता रही थी। परसेप्शन ऑफ लाइट इज़ अ साइंटिफिक मोडालिटी टू मेक अस अंडरस्टैंड कि हाँ भाई कुछ परसीव कर भी पाएगा ही नहीं। तो उस बच्ची ने परसेप्शन ऑफ लाइट भी नहीं बताया। मेरी एक आदत है, मैं कभी भी मरीजों को ग्रिम पिक्चर नहीं देती। आई एम नॉट दोज काइंड ऑफ डॉक्टर जो बोले अरे अरे कुछ नहीं हो सकता। आई एम समवन जो हमेशा कहता है कि देखिए वैसे तो केस मुश्किल है, मगर मैं अपना हर कुछ दूंगी, रेस्ट लेट्स जस्ट लीव टू गॉड। 6 वीक्स फॉलोअप पे परसों आई थी। ड्यूरिंग सर्जरी मैं उसका वो लेंस हटा पाई, मैं आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांट कर पाई, उसको उस आई में स्टिच कर पाई। वो बच्ची 6-9 यानी सिर्फ लास्ट लाइन मिस कर गई थी, वो 6-9 पढ़ रहे थे। तो मेरे साथ में जो खड़ा था, जूनियर होते हैं हमारे साथ में, उसने बोला मैम आपने बहुत अच्छी सर्जरी करी। मैं कहा मैंने नहीं किया है, इट इज़ नॉट मी, इट इज़ ओनली द हैंड्स ऑफ डाइटी एंड गुड इंटेंशंस विच कैन डू दैट। यहाँ पे भगवान का साथ था, उन लोगों का मुझ पे फेथ था, उन पेरेंट्स की गुड इंटेंशन थी कि वो अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। मेरी एज अ सर्जन की इंटेंशन थी कि यार ये मुझ तक आया है तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। इट इज़ दैट विच डिड दैट। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि पता नहीं कैसे ठीक हो जाते हैं। या You remember your first case of surgery? Oh yes, totally. I remember my first private What was case. it like? It was very interesting. First private case की बात कर रही हूँ तो भाई अंचल ने
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और मेरी I love the way you address yourself, Anchal. हाँ यस, मैं अपने आप से थर्ड पर्सन में Third बात person करती में हूँ, बात मैं करते अपने हो आप आप, से। हाँ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं हमेशा अपने आप से थर्ड पर्सन में बात करती हूँ। और कई बार जब मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तो मैं खुद से डिटैच करती हूँ। अच्छा। आई सी माई सेल्फ एट अ डिस्टेंस एंड आई सी कि अंचल तुम ये ऐसा क्यों कर रही हो, ये चीज़ तुम्हें क्यों परेशान कर रही है। सो आई हैव दिस कैपेसिटी एंड दिस कीप्स मी ग्राउंडेड। You go into your astral form. हाँ एग्जैक्टली, आई Yeah. गो टू माई आई एम वेरी इजली एबल टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम माई ओन सेल्फ। Yeah. तो भाई अंचल का पहला केस था प्राइवेट में। अंचल निकली थी मौलाना आज़ाद से पढ़ करके और मैथ्स में कंसल्टेंट बनी थी, क्योंकि बहुत अच्छी जगह से तालीम करी थी। और अंचल की खासियत है कि अंचल बहुत फास्ट सर्जन है, सब कुछ बहुत फास्ट करती है। आप तो हर सर्जरी चीज सब पास करते हो। तो सर्जरी बहुत फास्ट करती है। तो मैथ्स का जो ओटी टेक्नीशियन था, हमें एक डाई डालनी होती है मरीज़ की आँख में। मैंने उसको ऐसे बोला डाई, तो वो सर्जन बहुत टाइम लगा रहा था डाई ढूंढने में। तो मुझे दिखा कि एक सिरिंज में डाई है, मैंने उठाया, मैंने डाला। जैसे ही मैंने डाला, असल में वो डाई नहीं थी, इट वॉज बीटाडीन। देयर इज़ नो रीज़न कि असिस्टेंट ने बीटाडीन को सिरिंज में क्यों रखा था। देयर इज़ नो रोल, मगर असिस्टेंट ने बीटाडीन को सिरिंज में रखा हुआ था। समहाउ मैक्स में वही प्रोटोकॉल फॉलो करते थे। एंड मैंने तो आँख में बीटाडीन डाल दिया। आई वाज लाइक लो एंड बिहोल्ड, अब क्या होगा। खैर फटाफट बीटाडीन को निकाला, केस को ऑपरेट किया। एट दैट मोमेंट सर्जरी अच्छी होगी, मगर बीटाडीन इज टॉक्सिंग टू द इंटीरियर लेयर्स ऑफ द आई। द अदर डे उस पेशेंट की कॉर्निया पूरी सफ़ेद थी, बिकॉज उस केमिकल ने उस पेशेंट की आँख को इफेक्ट किया एंड द कॉर्निया वॉज एब्सोल्युटली वाइट। क्या करें, मेडिकली जितनी चीज़ें करी जा सकती हैं, हाई डोज स्टेरॉइड दिया जा सकता है, वो सब दिया। आई कॉल्ड माई फादर, मेरे पिताजी ऑर्थोपेडिक सर्जन है बनारस में। और मैंने पापा को बोला, पापा ऐसा ऐसा हो गया और मैं बहुत बेचैन हूँ। तो पापा ने मुझे बहुत सी बात बोली। पापा ने बोला, अंचल तुम्हारे इंटेंशन अच्छे थे, वो एक हादसा था बट तुम्हारे इंटेंशन अच्छे थे। और मैं एज अ सर्जन जानता हूँ कि जब हमारे इंटेंशन अच्छे होते हैं ना, तो पूरी कायनात पेशेंट ठीक करती है। आफ्टर अ वीक द पेशेंट वॉज फाइन। मैंने उन आंटी की दूसरी आँख ऑपरेट करी, मैंने उनकी फैमिली में कम से कम नहीं तो 7-8 सर्जरी करी। एंड देन आई वॉज ऑल्सो एबल टू हैव अ ट्रांसपेरेंट कॉन्वर्सेशन विद द पेशेंट दैट देर इज समथिंग प्रॉबली जो आपकी आंखों को सूट नहीं किया है, बट हैव फेथ ऑन मी, आई फिक्स इट। तो एक सर्जन के लिए स्किल से ज़्यादा उसका बेहतर इंसान होना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग। अगर किसी आम इंसान को समझना हो कि यार आईसाइट काम कैसे करती है, लाइक हमें दिखता कैसे है, उसके बारे में पहले बताओ। तो सबसे पहले मैं सवाल को ब्रेक करूंगी। वॉट यू कंपोज वॉज आई साइट काम कैसे करती है, बट असल में आई काम करती है टू गिव साइट। Got it. Okay, so it is the eye, which is an organ of the body, and an eye is the only neurosensory organ which is sitting outside, which is exposed. बाकी सारे neurosensory organs mostly अंदर होते हैं, right? तो आँख असल में एक neurosensory organ है जो कि लाइट रेज को परसीव करती है. सो इफ यू लुक एट इट, दिस इज द मॉडल ऑफ आवर आई. दिस इज द कॉर्निया विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव लेयर. ये हमारे आँखों का बीच का जो गोला होता है, ये हमारी सारी लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑल द लाइट रेज दे एंटर टू थ्रू दिस. सो ऑल्दो हमें लगता है कि ये काला है, बट असल में ये काला नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है. ये काला नीला हरा भूरा क्यों दिखता है? क्योंकि ये जो हमारी ब्राउन मसल्स हैं इसके पीछे, जिसको आइरिस कहते हैं, उसका रंग है जो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है. ठीक उसी तरीके से जैसे समंदर नीला नहीं होता और आसमान नीला नहीं होता, बट इट इज़ द रिफ्लेक्शन दैट मेक्स देम लुक द वे दे लुक. Similarly, the color of the eyes on the basis of the iris which is behind it. So the cornea, it let the light rays enter the eye, pure physics. Parallel rays जाती हैं और वो फोकस हो जाती है हमारी रेटिना के ऊपर. इस कॉर्निया और रेटिना के बीच में होता है आँखों का नेचुरल लेंस, जिसके थ्रू लाइट रेज क्रॉस करती हैं. ये लेंस हम सब ने बचपन में फिजिक्स पढ़ी थी कि लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस, वो कन्वर्जिंग में हेल्प करता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंस में हेल्प करता है. तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कॉर्निया से आने वाली पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज करता है रेटिना के सबसे सेंसिटिव पार्ट मैक्युला के ऊपर, विच अगेन इज highly responsible for most of the vision. But while we are looking at something, like while I'm looking at you, I can see things around it. That happens because of entire retina. So mostly मेरी मैक्युला पे जो लाइट रेज फोकस हुई वो मुझे आपको देखने में मदद कर रही है, बट गॉड ने इसको एक सेफ सिस्टम बनाया कि जब मैं आपको देख रही हूँ मुझे टेबल का एज भी दिख रहा है, मुझे पास में रखा हुआ मेरा फ़ोन भी दिख रहा है, एंड दैट इज़ फील्ड ऑफ विजन. All this which collects on the retina passes through the optic nerve, आँखों की नस जिसे कहते हैं,
और ये हमारे ब्रेन में जाता है ऑप्टिकल कॉर्टेक्स में. फनली इनफ हमें दुनिया जो दिखती है वो असल में हमारी आंखों को उल्टी दिखती है. सो लाइक अगर मैं सिर्फ ऑप्टिक नर्व के लेवल तक हूँ तो मेरी ऑप्टिक नर्व आपको उल्टा दिख रही है. मतलब अभी इस टाइम पे अगर मैं देखूं तो आप उल्टे हो. एग्जैक्टली. अच्छा. अगर आप सिर्फ ऑप्टिक नर्व से प्रोसेस करो, बट इट डजंट हैपन लाइक दैट. एंड ऑप्टिक नर्व सेंड्स दिस सिस्टम, दिस रिले ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स व्हिच रीइन्वर्ट्स द इमेज एंड हेंस वी सी द वर्ल्ड सीधा. बट व्हाई इज इट? ऐसा क्यों है कि उल्टा है, सीधा क्यों नहीं है? मतलब जो नर्व की अलाइनमेंट्स है वो क्रॉस करते हुए जाती हैं. एंड फिजियोलॉजिकली क्रॉस करने का फ़ायदा ये होता है कि लेट्स से अगर इधर की नर्व्स थोड़ी सी डैमेज भी हैं तो उधर वाली उसको कॉम्पनसेट कर ले रही हैं. 1-on-1 जब बैठी रहेगी कोई चीज़ तो इससे कोई वास्ता नहीं होगा. लेकिन हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम में वो जो क्रॉसिंग बनी उसके वजह से फाइबर्स फ्रॉम दिस सपोर्ट फाइबर्स फ्रॉम दैट. And hence this crossing happens, but the occipital cortex is smart enough to reverse it and make a firm image. This is how the eye gets the sight. बट इन केस आपने बोला कि वो क्रॉसिंग होती है, राइट? बट क्रॉसिंग इज हैपनिंग विद इन वन सिंगल आई, और इज इट ऑल्सो फंक्शन ऑफ टू आईज? दोनों आंखों की ऑप्टिक नर्व आंखों को लीव करते ही क्रॉस कर जाती हैं. अच्छा. There is a part which is called as optical chiasm where the nerves intersect and then they go to the brain. तो हम एक्चुअली एक आंख के प्यूपिलरी रिएक्शन को देख करके हम दूसरी आंख की न्यूरोलॉजिकल हेल्थ पे कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज दे क्रॉस ईच अदर. एंड इसीलिए हम बोलते हैं कि दोनों आई साइड ज़रूरी होती हैं फॉर 3D परसेप्शन. एब्सोल्युटली. इसलिए डेप्थ परसेप्शन के लिए दोनों आंखें ज़रूरी होती हैं. और इसलिए जब हम पेशेंट्स का लेसिक करते हैं तो अक्सर पेशेंट्स ये कंप्लेन लेकर के आते हैं कि अरे हमें नज़दीक का दिख नहीं रहा. सो वी टेल देम बिकॉज ऑल दीज ईयर्स योर ब्रेन वॉज ट्रेन टू सी थ्रू अ डिफरेंट ऑप्टिकल सिस्टम. उसने डेप्थ परसेप्शन वहाँ अलाइन किया हुआ था. नाउ एज सून एज द फोकस हैज चेंज टू समथिंग एट द लेवल ऑफ द कॉर्निया, योर ब्रेन विल टेक अगेन समटाइम्स, usually it is 6 weeks for neuroplasticity to reset itself. Right. And then the brain sets a different axis to focus in the brain. Just like कि आंखों का लेंस पहले यहाँ था और अब यहाँ हो गया. Not literally, but in terms of how the optics is functioning. बट इज इट पूरा का पूरा न्यूरोप्लास्टिसिटी रिस्टोर हो जाता है? लाइक No. ऐसा नहीं हो सकता ना. Maximum, yeah, right. लाइक एज मच एज पॉसिबल. And then that's also very individual to the human being. We don't understand. We always think that everything comes in a set parameters, but it's not like that. Every body is different. हमने इस बात को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया कि हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, राइट? मगर हमें लगता है कि हर इंसान उसी सेट टाइम फ्रेम में चलेगा, बट ऐसा नहीं है. You might get better in 3 days of time, and whereas my body might take 10 days of time. We're all different. ये हर चीज़ एक फिजियोलॉजिकल रेंज के बीच में होती है. Right. तो वो रेंज इन जनरल 4 वीक से लेकर के 3 months तक वैरी कर रहा होता है. जैसे मेरे केस में आई मेट विद एन एक्सीडेंट, हम बात कर ही रहे थे पहले, है ना? सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टॉकिंग अबाउट इट. सो आई लॉस्ट विजन इन माई राइट आई. बहुत पहले की बात है. वंस दैट हैपेंड, तो उसमें मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती थी कि जब भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या मैं कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, सो द वे आई कुड कैच अ बॉल, बिकॉज माई 3D परसेप्शन चेंज्ड, कि मेरे को बॉल आते दिख तो रही है बट मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता कर पा रहा कि वो बॉल कहाँ पे है. तो आई कुड नॉट कैच इट प्रॉपरली. अदर्स might blame it on me कि यार ये अच्छा क्रिकेट प्लेयर नहीं है, बट इट वाज बिकॉज ऑफ द 3D परसेप्शन प्रॉब्लम दैट आई कुड नॉट क्रिएट द डेप्थ ऑफ द परसेप्शन कि बॉल है कहाँ पे. बट डिड यू रियलाइज दैट आफ्टर couple of months and years you did develop a तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ. Exactly. That is what is. That is neuroplasticity. That anatomically the day you lost that eye, you lost the depth perception. Actually अगर मैं एक आंख बंद करके इस माइक को एज को भी पकड़ना चाहूँ, then I'll have to gauge. Whereas with both is the most obvious thing. Right. But 6 वीक से लेकर के 3 months के बाद में ऑटोमेटिकली उस कियास्मा से नर्व्स इधर फंक्शन देना शुरू करेंगे, एंड देन वो ही हेल्प करेगा 3D इमेज बनाने में. एंड देन आई एम श्योर यू वुड नाउ बी एबल टू इमीडिएटली ग्रास्प योर पेन, एंड दैट्स आई ड्राइव नाउ इजीली, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. एक चीज़ मैंने और देखी है, इफ आवर ब्रेन इज एबल टू डू न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड रिस्टोर इट इन अ गुड वे, व्हाई डू वी हैव दिस प्रॉब्लम कि अगर कोई पायलट है या अगर कोई फॉर एग्जांपल क्रिकेटर है, दे कैन नॉट डू दैट ऑक्यूपेशन फर्दर अगर उनका आईसाइट चला जाए, बिकॉज दे गॉट टू बी द बेस्ट. न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें एडजस्ट करके ट्वीट करके वो करने योग्य बना देती है. बट येस, इफ आई हैड टू पिक एंड चूज
समवन जिसके ऊपर मैं रिलाई करूं और मुझे पता हो कि वो एक्सीलेंट होगा, देन वी नो दैट यस दीज गाइज दे कैन नॉट बी एक्सीलेंट. वो 100% नहीं एक्वायर करती उस कैपेसिटी को. एंड हेंस अगर हमें किसी को पायलट के लिए जो कि अपने साथ 270 लोगों की जिम्मेदारी लेके उड़ रहा होगा इट्स अ बोइंग, हम बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो अपने बेस्ट फंक्शनिंग पे ना हो. राइट. सेम गोज फॉर अ क्रिकेटर. हम सब पैसा लगा करके उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे और उसकी डेप्थ कॉम्प्रोमाइज होगी. सो इट कांट हैपन एंड दैट इज़ वाई आई थिंक ये पैरामीटर्स बने. क्यों ड्राइविंग में कलर विजन को एक मैंडेटरी टेस्ट बनाया? फनीली इनफ 10 में से एक लड़का कलर ब्लाइंड होता है जेनेटिकली. ओके, वुमेन दे कैन नॉट बी कलर ब्लाइंड, बट 10 में से एक वुमेन कैन नॉट बी कलर नो, वुमेन कैन नॉट बी कलर ब्लाइंड बाय जेनेटिक्स. अक्वायर्ड कॉज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, मगर जो कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन होती है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में पाई जाती है. और महिलाओं के पास हमेशा 2 एक्स होते हैं, तो वुमन कैन नॉट बी कलर ब्लाइंड. वेयर एज मैन अगर जैसे ही एक्स पे वो आई तो उनका वाई कॉम्पनसेट नहीं कर रहा है. 10 में से एक लड़का कलर ब्लाइंड होता है. So that's one more thing women can do better than men. एनी डे. और जब कोई महिला बोले मेरा वाला ब्लू, तो वो लेजिटिमेट उसका मेरा वाला ब्लू है, बिकॉज शी इज परसीविंग ब्लू बेटर देन यू कैन एवर थिंक ऑफ परसीविंग. Is that also true कि women perceive colors in a different way? Every eye perceives color in a different way. It is not a gender stereotype. If you're a healthy male, you can But probably. it is a gender stereotype हुआ ना कि women को नहीं होता. when there is a deformity, क्योंकि वो एक जीन से है. अगर आपकी जीन डिफॉर्म नहीं है तो आप दोनों अच्छा कलर परसीव करोगे. अच्छा. बट यस, कलर ब्लाइंडनेस मेल्स में होगी. ड्राइविंग टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस मैंडेटरी इसलिए है बिकॉज प्रॉबली आप उन साइंस में अगर आप कलर ब्लाइंड हो, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड हो, तो आप वेरी नहीं कर पाते. मगर ये सिर्फ अथॉरिटी सोचती हैं. एक्चुअली बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी जो कलर ब्लाइंड भी है उसने उन कलर्स को परसीव करने का मेथड देख लिया है, समझ लिया है. अच्छा. यस, एब्सोल्युटली. उसकी आंखों के लिए वो ग्रीन एग्जैक्टली वैसा ग्रीन नहीं होगा जैसा किसी और की आंखों के लिए होगा, बट समवेयर दैट ब्रेन हैज एनालाइज दैट ग्रीन कलर इन अ सर्टेन मैनर एंड ही वुड स्टिल बी एबल टू रिस्पेक्ट द ट्रैफिक रूल्स. करेक्ट. ऑफ कोर्स टू मेक थिंग्स बी एब्सोल्युटली अलाइंड, अथॉरिटी ने डाल दिया कि हाँ भी कलर ब्लाइंड ड्राइव नहीं कर सकता है. आप जिस देश में 100 लाख मर्द होंगे वहाँ पे आप बोलोगे कि भाई इसमें से तो 10 लाख ड्राइव ही नहीं कर सकते, 90 लाख करेंगे, कैसे होएगा? नहीं होएगा. राइट. बट येस, जो फॉर्मेट्स है वो फॉर्मेट्स हैं. बट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि मुझे नहीं पता इस टाइम पे आपको क्या दिख रहा है. बट माई क्वेश्चन इज इट इज़ वेरी शॉकिंग एंड वेरी वियर्ड व्हाट कि यू कैन नॉट मेजर व्हाट अदर्स आर सेइंग. दैट्स ब्यूटिफुल. मतलब मुझे नहीं पता इस टाइम पे आपको क्या दिख रहा है. Exactly. एंड यू कैंट इवन एक्सप्लेन इट. Well, you can, but in yeah. reality, I can't see Yes, like what you see. Exactly. There is no test to measure it. Correct. There's no, there are, yeah, correct. Yeah, there's no test to measure it. Yes, absolutely. In reality, so there is nothing. Two na? men look out through the same bar. One Yeah. sees mud and the other stars. इस पे मैं एक और चीज पढ़ रहा था. You Yes. tell me whether it is medically relevant or not. Your brain edits your reality every second, which is of course true, not to show you the truth, but to protect your ego. This is philosophy. This is not science. बट येस, समवेयर हम सब लोग दुनिया को उसी चश्मे से देखना चाहते हैं जो चश्मा हमने डिटरमाइन कर लिया. राइट. हम अपनी परसेप्शंस को उसी तरीके से ड्रॉ कर रहे होते हैं जो हमारे फेवर में जाती है. करेक्ट. Let's say we are talking about something immoral. Let's say I see a man and a woman going on the road and I see them hugging each other too tight. मे बी मेरे सोशियो कल्चर में वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो मेरी ब्रेन उसको देख करके कुछ भी बुरा नहीं मानेगी, बिकॉज मेरी सोशियो कल्चर अपब्रिंगिंग में इट इज़ कूल, इट इज़ फाइन. वेयर एज समवन फ्रॉम द टायर 3 सिटी वेयर एवरीथिंग इज़ वेरी कंजर्वेटिव, दे वुड से अरे क्या कर रहा है. दोनों की ब्रेन ने तो एक चीज़ देखी, मगर अल्टीमेटली हमने उसको परसीव वो किया जो हमारे ईगो एंड इड सिस्टम ने लर्न किया था. राइट. सो परसेप्शन इज नेवर इक्वल टू साइट. परसेप्शन इज ऑलवेज वेरी इंडिविजुअल. It is a personal belonging, and I think it's great thing that I would not know what you are perceiving. That would be so much chaos. फालतू में इतना chaos होगा, क्या करूँगी जान करके कौन क्या सोच रहा है. राइट. बट मुझे एक बात बताओ, जस्ट द वे यू टोल्ड मी कि यार मेन वर्सेस वुमेन के केस में वुमेन कैन नॉट हैव कलर ब्लाइंडनेस बाय जेनेटिक्स, राइट? Is there any very rare circumstance, very rare, scientifically very rarely, it's not that कि हो नहीं सकता है, पाई नहीं जाती है, वो बहुत रेयर होती है जिसके दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हो. अच्छा. दोनों में कलर ब्लाइंड है. सो दैट इज द ओनली सिचुएशन जिसमें वुमन कलर ब्लाइंड हो सकती है. Is there anything else in maybe neurology or ophthalmology which is different in women versus men?
जस्ट द वे यू टोल्ड मी कि जेनेटिक्स में कलर ब्लाइंडनेस की बात की. देखो न्यूरोलॉजी बहुत वास्ट है, दिमाग महिलाओं का हमेशा शार्प होता है, हाँ. बट ऑफ्थल्मोलॉजी में एज सच ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है. हाँ. डिस्क्रिप्टिवली इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें, इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से अ मैन वाज इवॉल्व्ड टू हैव बेटर फॉरसाइट. क्यों? क्योंकि हम नोमैड्स थे, हम खुले मैदानों में रहते थे और आदमी का काम था जाना उस दूर उस शिकार को करना और घर ला करके अपनी फैमिली को फीड करना. करेक्ट. Whereas a woman has better depth of perception and sharper near focus because महिला को उस समय, I'm not talking about today's time, in evolution उस समय a woman was confined to the safe premises where she would take care of the offspring. उस समय हमें अपने बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी था because आबादी कम थी और आबादी को मल्टीप्लाई करना था. Correct. So the human eye was trained, was more focused towards near vision. Scientifically इट इज़ नॉट वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, बट इवोल्यूशन इस बात को सपोर्ट करता है कि एक मैन की साइड डिस्टेंस के लिए अच्छी है और एक वुमन की साइड नियर के लिए अच्छी है. फॉर दैट मैटर अ मैन इज मोर मस्कुलर बिकॉज ही वॉज सपोज. वाई डिड अ मैन हैव अ मोर मस्कुलर सिस्टम? वी वर ऑल बिल्ड द सेम बिकॉज उसको जाना था, शिकार करना था, लाद करके घर लाना था. वेयर एज अ वुमन हैज़ बेटर सेंस ऑफ स्मेल and better sense of hearing and legitimate better sense of smell and better sense of hearing because she had to identify danger जो आजू बाजू है. तो उसको तुरंत सूंघ लेना था कि कुछ डेंजरस है नहीं है. एंड येस, सेंस ऑफ स्मेल वुमन की बेटर होती है एंड सेंस ऑफ हेयरिंग वुमन की बेटर होती है. राइट. सेंस ऑफ साइट को हम जिन स्केल्स पे मेजर करते हैं, बी स्नेल्स, चार्ल्स और लॉगमार, उसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. एंड व्हाट अबाउट द ट्रेंड व्हेन यू सी, अगर हम एवोल्यूशन की बात करें उसके हिसाब से आज का जो ट्रेंड है, इज दिस द सेम और इट हैज चेंज्ड? सी हम बायस्ड, आई ऑलवेज से कि नहीं महिलाओं की आगे तेज होती है. बट साइंटिफिकली नो इट्स नॉट लाइक दैट. नो इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा कुछ नहीं बराबर है. अब सब अपने काम कर रहे हैं. अच्छा. राइट. साइंटिफिकली पूछ रहा हूं मैं. साइंटिफिकली आल्सो. इसलिए हमारी लॉगमार स्केल्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं आता. ओके. दे ऑल कैन सी द बेस्ट. ऑलराइट. तो फिर एक बात बताओ, मेटा एआई ग्लासेस के बारे में आपने सुना होगा, राइट? वेयर दे पुट द ग्लास एंड उसी ग्लास में ही आपको सब कुछ दिख रहा है. आई नो फॉर अ फैक्ट द नंबर वन रीजन व्हाई वी लूज आवर आई साइट इज बिकॉज वी हैव टू डू सो मच ऑफ नैरो फोकस. लैपटॉप देख रहे हैं, बहुत पास से देख रहे हैं, राइट? सब कुछ एकदम आंखों के आगे लगा के देख रहे हैं. रात को रील्स देख रहे हैं, वो भी अपने फ़ोन पे एकदम आंखों के आगे लगा के देख रहे हैं. तो हमारा फोकस जो दूर होना चाहिए था वो बहुत पास करते जा रहे हैं. उसकी वजह से आई साइट हमारी खराब हो रही है. दैट्स वन ऑफ द रीजन. With Meta AI glasses or even for that matter any branded AI glasses, उसमें तो एकदम पास में आ गए आंखों के. Yeah, absolutely. So how does it affect? It is not good for eyes. It is going to affect the eyes extremely bad. Huh. And today only I was telling a patient in my clinic, in my hospital, he had come and then he had gotten his चश्मे का नंबर सबसे पहली बार at the age of 21 साल. एंड ही वॉज कंसिडरिंग कि मैं लेसिक सर्जरी करा लूँगा, बट देन हम उसको फॉलोअप कर रहे थे और हर 6 महीने में उसका चश्मे का नंबर बढ़ा हुआ आ रहा है. अच्छा. यूजुअली चश्मे का नंबर तब आता है जब हमारी आंखें डेवलप कर रही होती हैं. बच्चों में आता है. वी ऑल नो दैट, राइट? हम लेसिक सर्जरी 21 साल की उम्र की बात करते हैं बिकॉज तब चश्मे का नंबर स्टेबल हो जाता है. करेक्ट. बच्चे पढ़ रहे होते हैं, चश्मे का नंबर आता है. 21 साल की उम्र के बाद पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाती है, आप दुनियादारी में एंगेज हो जाते हो, चश्मे का नंबर स्टेबल हो जाता है. वी आर सीइंग दिस ट्रेंड इन द लास्ट 2-3 months एंड लाइक आज के पेशेंट के बारे में मैंने बताया कि हर 6 महीने में उसका नंबर बढ़ रहा है. तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुम्हारी लाइफस्टाइल क्या है. उसने मुझे बताया कि मैम मैं 14 घंटे तो लैपटॉप पे ही रहता हूँ, उसके अलावा मेरी पर्सनल फ़ोन यूज़ अलग है. सो ही इज़ बिल्डिंग अप अ बिजनेस ऑफ हिज ओन, सो ऑफ कोर्स इज ओवर वर्किंग. तो उससे क्या हो रहा है, उसका चश्मे का नंबर अब भी बढ़े जा रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट नियर फोकस. एंड ही इज़ नॉट जस्ट वन केस. ऐसे हम कई मरीज हर दिन देखते हैं. तो येस, द मेटा एआई ग्लास साउंड्स वेरी फैंसी कि आंखों के सामने आ गया, बट आंखों के लिए बहुत ख़राब है. इट्स बैड फॉर द आइज बिकॉज हम जितना ज़्यादा नियर फोकस करेंगे, मैंने आई का मॉडल दिखाया था, रेज इस पे आके फोकस होती हैं. तो जब हमें किसी चीज़ पे फोकस करना होता है तो हमारी स्मॉल मसल्स कन्वर्ज करती हैं उस पर फोकस करने के लिए. लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंटली अपनी स्मॉल मसल्स को कन्वर्जेंस में ही रखे हुए हैं, देन इट सेंड्स अ सिग्नल टू द ब्रेन टू इलोंगेट द आई बॉल. एंड जैसे जैसे आई बॉल इलोंगेट होती जाती है, चश्मे का नंबर बढ़ता जाता है. तो येस, वी विल सी अ जनरेशन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग ग्लासेस, विच इज़ ऑल्सो, वो भी एक ऐसी चीज़ है जो हो रही है और घट रही है. जब हम स्टूडेंट्स थे तो चश्मे की इंसिडेंस हार्डली 7 to 8% थी. आज से 10 साल पहले 12-13% हो गई थी. आज हम लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट 30% बच्चे चश्मा लगा रहे हैं. So it has increased from 7%
30% in the last 15-20 years itself. Hmm. It is because of this. And that's the reason you recommend कि बच्चों को बाहर जाना चाहिए, खेलना चाहिए. Exactly, and that is why हम कहते हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में एंगेज करना चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आई बॉल दूर के लिए देखेगी उतना ज़्यादा उसके अंदर ये इलांगेशन का जो स्टिमुलस है वो ब्रेक होएगा और उसकी एक हेल्दी ग्रोथ होगी, उस सामने अलाइंड होगी रादर देन दिस. Yes, so if parents ask me कि हम क्या करें जिससे हमारे बच्चे को चश्मा ना लगे, there is one thing which I would tell, किसी अकेडमी में डाल दो, कुछ तो खेलने भेज दे बच्चों को. 2 घंटा कुछ भी नहीं करा सकते तो पार्क में ही चलता रहे, फिरता रहे, पेड़ पत्ती तोड़ता रहे, बट देन यस बाहर रखो. Because it sends the signal to brain कि जरूरी नहीं है सिर्फ यही important है. Everything is important for us to see. Right. Interesting. What else causes eyesight? कि उस पर कहाँ से, जैसे फ़ोन यूज़ तो हमें बताया कि नियर साइट हम फोकस कर रहे हैं. व्हाट आर द अदर पैरामीटर्स विच हार्म द आई साइट? मालन्यूट्रिशन, खराब डाइट. ठीक है, तो थैंकफुली अब हम ऐसे एरा में हैं जिसमें मालन्यूट्रिशन अब उतनी प्रॉब्लम नहीं बची है. एटलीस्ट हम लोग अर्बन सिटी ड्वेलर्स हम नहीं सोचते कि भूखमरी कोई परेशानी होगी, लेकिन हाँ आज से कई साल पहले तक जब भारत वाकई में काफ़ी गरीब देश था, एंड इवन नाउ स्लम्स में और बाकी एरियाज़ में जहाँ पे लोगों को एडिक्वेट हेल्दी डाइट नहीं मिल रही है, तो मालन्यूट्रिशन, विटामिन डी की डिफिशियंसी, विटामिन ए की डिफिशियंसी, ये आंखों को रिमार्केबली इफेक्ट करती है. तो अगर कोई मुझसे पूछे कि 2 मॉडिफाइबल फैक्टर्स बताओ जो कि आंखों की हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वन इज़ स्क्रीन यूज़. एक्चुअली मैं स्क्रीन यूज़ ऑब्लिक नियर विजन कहती हूँ. तो मेरे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं एज अ पेशेंट जो ना हर समय किताब पढ़ रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स बहुत गर्व से मुझे बताते हैं कि मेरा बच्चा तो फ़ोन देखता ही नहीं है, ये तो बुक पढ़ता है. तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि फ़ोन के साथ येस नियर विजन के साथ साथ बहुत ब्राइट लाइट जा रही है आंखों के अंदर, वो डबली डैमेज कर रही है. लेकिन हाँ, अगर आपका बच्चा सारा दिन 10 घंटा किताब भी पढ़ रहा है तो वो भी आपकी आंखों को कमज़ोर कर रहा है. प्लीज़ सेंड देम आउट टू प्ले अ स्पोर्ट. सो दैट्स वन मॉडिफाइबल फैक्टर. एंड द अदर थिंग इज़ माल न्यूट्रिशन. हेल्दी डाइट खाना बहुत ज़रूरी है. अगेन अब के समय के बच्चे जंक फूड खा रहे हैं which is not healthy, which is fried, which is trans fat, correct, which is more bad than good, which is also deleterious to the eyes. What are the good things to eat? क्या क्या खाना चाहिए हमें? कैरेट तो बहुत सदियों से शहंशाह बना हुआ है, राइट? Abused है या रियलिटी है? नहीं, इट्स गुड. It is good. It definitely has beta carotene, which is the most important element for the retinal epithelial cells. But is this something which can literally cure your eyesight? क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा क्लेम किया है. Cure. No. It cannot cure. It can help you stay healthy. Correct. It cannot restore the vision. It cannot restore the vision. No. उसको healthy कैसे रख सकते हैं? तो yes, अगर सबसे आसान तरीके से समझना हो तो हर वो फूड आइटम जिसमें पिगमेंट्स हैं, ठीक है, कैरेट हो गया, ब्रोकली हो गई, पपीता हो गया, फॉर दैट मैटर इवन मैंगो, उसके अंदर विटामिन ए डी के होते हैं. बट ऑलवेज टेल माय पेशेंट कि यार सीजनल चीज़ खाना. अब अगर मैंने बोल दिया कि मैंगो आंखों के लिए अच्छा है, अब आप दिसंबर में जाके बोल रहे हो ब्लिंकिट यार मैंगो भेजो, तो इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट, राइट? सो सीजनल थिंग्स विच आर हेल्दी, सब तरह के साग, ये सारे आंखों के लिए अच्छे होते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड द एसेंशियल एलिमेंट्स विच इज़ फॉर द नीडेड फॉर द आईज. सो अगर मैं 100% बोलूँ कि किसी का डैमेज, हम नंबर्स देख रहे हैं कि यार 100 लोगों की आंखें खराब हो गई, how much would be the percentage because of phone usage, and then what would be the percentage of, let's say, pollution, smoking? मुझे थोड़ा सा मेजर पैरामीटर्स बताओ सब सारे. तो देखो, आंखें खराब हो जाना तो बहुत ही एक्सट्रीम एक शब्द है. आंखें खराब तो ना फोन करेगा, ना स्मोकिंग करेगी, ना टोबैको करेगा, ना मालन्यूट्रिशन करेगा. खराब मतलब खराब, राइट? हाँ, ये सारी एग्जैक्टली खराब तो ट्रॉमा कर देगा, करेक्ट, खराब केमिकल इंजरी कर देगा, ये सब तरह की चीज़ें हैं जो उसको ख़राब कर देंगी, बियॉन्ड रिपेयर कर देंगी. बट हाँ, लाइफस्टाइल, आई वुड से मॉडिफाइबल फैक्टर्स, या जो इस जनरेशन में चेंज हो गई, उसमें स्क्रीन सबसे बुरी है. अनहेल्दी स्क्रीन का, अगर 100 लोग की आईसाइट में प्रॉब्लम आती है, 50% इज फोन. Dryness of the eyes has gone as up as 50%. It's a global WHO data. क्यों है dryness? Because of number 1 screen use, number 2 is pollution, the rising AQI. A tobacco user will only affect his own eyes, not just on the surface but on the macula as well. पर्दा, जो पर्दे की लेयर होती है उसके लिए. बट हाँ, पोल्यूशन जो है
इन जनरल सारी आंखों ख़राब कर देगा। ख़राब पानी फॉर दैट मैटर, आपकी सोसाइटी में खारा पानी आता है, वो कॉन्स्टेंटली आपकी आंखों में एक्सपोज हो रहा है और आपकी आंखें ड्राई हो रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट प्रीडोमिनेंटली डाइट एंड स्क्रीन यूज़। देन आई वुड से एयर पोल्यूशन, येस, एंड देन ऑफ कोर्स बैड वाटर. What about sleep? How is sleep important when it comes to eyesight? Sleep is very important for everything in the body. आइज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज आइज़ आँखों का एक्सपोज्ड न्यूरोसेंसरी ऑर्गन है, तो सोना बहुत ज़रूरी है आँखों की फंक्शनिंग के लिए, दिमाग की फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए. एंड ना सोने से ड्राई आई हो जाती है. ना सोने से हम लोग किसी भी एज ग्रुप में ये पाएंगे कि हमारी नियर मसल्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बिकॉज सिलियरी मसल्स फटीक हो जाती हैं. ना सोने से डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, इंसोम्निया होती है, बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं जो हमें ख़राब कर रही होती हैं. तो ये सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आँखों का रोल सोने में बहुत ज़रूरी इसलिए है बिकॉज स्लीप साइकिल इंटरेस्टिंगली हमारी आँखें क्या देख रही हैं उस पर डिपेंड करती है. अच्छा. ठीक है. तो होता क्या है कि दिन शुरू होता है, सूरज निकलता है, सूरज निकलने के साथ ढेर सारी ब्लू लाइट आती है. हम जब सुबह सो के उठते हैं तो हम पहले आधे घंटे बहुत थके हुए रहते हैं, ग्रॉगी से रहते हैं, और आधा घंटा 40 मिनट होते होते हमें अचानक से एनर्जी आ जाती है. कहाँ से आ जाती है? इट इज़ द सन. It is the sun which emits blue lights and that makes us energetic. It makes us good to go for the day. It sharpens the memory. उसकी वजह से हमारा कॉग्निशन बढ़ जाता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है. अब आइडियली हमें 10-12 घंटे जगे रह करके काम करना होता है, और शाम को विद सनसेट, पहले ज़माने में सब लोग सनसेट होने के 2 घंटे बाद सो जाते थे, क्योंकि जब सनसेट होता है तो ब्लू लाइट चली जाती है. जैसे ही ब्लू लाइट जाती है तो हमारी आंखें देखती है कि हाँ ब्लू लाइट चली गई, हमारी आंखें मेलाटोनिन पैदा करती हैं. मेलाटोनिन नाम का तथ्य होता है जो अल्टीमेटली स्लीप लाने में हेल्प करता है, और मेलाटोनिन की वजह से हमें अच्छी नींद आती है और हम एक रेस्टफुल स्लीप लेते हैं, जो कि आजकल सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं मेलेटोनिन जिसके लिए आजकल सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं. तो अब क्या होता है कि सनसेट के बाद भी हम लोग डिवाइसेस देख रहे हैं, हम लोग डिवाइसेस पे गेज करते रहते हैं, तो हमारे ब्रेन को वो सिग्नल नहीं मिलता कि अरे दिन तो ढल गया, और हम डे मोड में ही चलते रहते हैं और रात के 11-12 बजे तक जगे रहते हैं. मतलब मेरे तो 12 भी एक्सट्रीम है, बट आई एम श्योर फॉर पीपल 2 o'clock इज़ नॉर्मल, राइट. तो वो जगे रहते हैं और वो फ़ोन देख रहे होते हैं, तो उनको ब्रेन को वो फीडबैक लूप कंप्लीट ही नहीं होता. ब्रेन के अंधेरा होता ही नहीं है, तो ब्रेन रेस्ट में जाती ही नहीं है. जब वो रेस्ट में नहीं जाएगी तो बॉडी के जो वाइटल न्यूरोसेंसरी ऑर्गन हैं, सबसे ज़्यादा वाइटल ब्रेन और आँखें, वो रिकवरी नहीं कराएंगे. वाई डू वी स्लीप? वी स्लीप टू रिकवर, वी स्लीप टू रीजनरेट, कि हम अगले दिन फिर से फंक्शन कर सकें. तो जब हम ढंग से सोए ही नहीं तो ना अगले दिन दिमाग काम करेगा, ना अगले दिन आँख अच्छे से काम करेगी. और ये साइकिल अगर हम लंबे समय तक चलाते रहे तो इस वजह से ज़्यादातर लोग डिप्रेस होते जा रहे हैं डे बाय डे, बिकॉज वो एडिक्वेट स्लीप नहीं पा रहे हैं. ओल्ड एज में जाकर के पार्किंसंस एंड अल्जाइमर्स हो सकता है, राइट. एंड करंट एज में अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आपका नियर विजन जल्दी ख़राब हो जाएगा, आपकी आँखें ड्राई हो जाएंगी. दैट इज़ इट. हाउ डू वी नो कि मेरी ड्राई आइज है? मुझे कैसे पता लगेगा? आंखें ग्रिटी होंगी, रड़क रही होंगी, बार बार लग रहा होगा कि मैं इनको झपक लूँ, एंड इंटरेस्टिंगली आंखों से पानी आ रहा होगा. तो कई बार पूछते भी पेशेंट, अरे डॉक्टर साहब आंखों से पानी आ रहा है तो आंखें ड्राई क्यों है? सो आई मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई आंखों से पानी जो आ रहा है वो एबनॉर्मल पानी आ रहा है. आंखें इतनी ड्राई हो गई कि ब्रेन ने एबनॉर्मल टीयर प्रोडक्शन शुरू किया. नेचुरल तरीके से वो उसको टीयर्स नहीं थे, तो ब्रेन को सिग्नल गया कि अरे यहाँ तो बहुत कमी है पानी की, तो ब्रेन ने एबनॉर्मल वाटरिंग स्टार्ट कर दी कि चलो कॉम्पनसेट करते हैं इसको. जैसे आजकल कहीं कहीं क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं. एग्जैक्टली, रेन नहीं हो रही तो क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं. राइट, करेक्ट. बट आजकल जो ड्राइनेस हो रही है वो मोस्टली इवेपोरेटिव ड्राई आई है, क्योंकि हम हर समय स्क्रीन और डिवाइसेस देख रहे हैं, या पोल्यूशन की वजह से हमारी आंखें, टीयर्स जो एक्सपोज्ड हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं. तो ब्रेन एबनॉर्मल टीयर प्रोड्यूस करेगा, मगर वो इवेपोरेशन से चला भी जाएगा, तो वो हमें ड्राइनेस में हेल्प भी नहीं करेगा, एंड वी विल हैव वाटरिंग. सो हाउ यू वुड गेट टू नो इफ़ यू हैव ड्राई आइज? जब देखते देखते चीज़ें ब्लर दिखने लगे, देख रहे हो और अचानक से लगा अरे यार झपकाना पड़ रहा है इसको ठीक करने के लिए, दैट मीन्स हमारी टीयर फिल्म अनहेल्दी है, मुझे बार बार झपकाना पड़ रहा है इसको ठीक करने के लिए, राइट. या फिर मुझे ऐसे लगे कि अरे कुछ है, कुछ रड़क रहा है, कुछ चुभ रहा है, आंखें रेड हो जा रही हैं, या आंखों से पानी आने लग रहा है, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम ड्राई आइज. How does age affect the eyesight? The age affects the eyesight in several manners. सबसे कॉमन चीज़ की मैं बात करूँ तो 40 साल की उम्र के बाद में रीडिंग ग्लासेस लगने लगते हैं, जो हमें यूजली 42-43 साल तक की उम्र से हमें नज़दीक का धुंधला दिखने लगता है, और उसके लिए How हमें many people सबको after इट इज़ अ यूनिफॉर्म फिनोमेना.
सबको इफ़ यू कीप योर सेल्फ हेल्दी, दे आर पेशेंट्स हु कीप देम सेल्स हेल्दी, उनको 48-49 तक भी नहीं आ रहा होता है, अच्छा करेक्ट। बट फिजियोलॉजिकली 40-41 की उम्र के बाद में रीडिंग का विजन फोकस ख़राब होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि नेचुरली हमारा लेंस बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इट फ्लेक्सेस एट एवरी फोकस, बट आफ्टर द एज ऑफ 40 वो हार्ड होने लगता है, तो जिसकी वजह से उसकी फोकसिंग कैपेसिटी ख़राब हो जाती है एंड हेंस वो नज़दीक का फोकस नहीं कर पाता है, डिस्टेंस फोकस करते रहता है। सो दैट्स कॉल्ड एज प्रेस पे हैपेंस टू एवरीवन। अगेन एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। कुछ लोग 39 की एज पे ले आते हैं, कुछ को 50 तक भी नहीं लगता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ हेल्दीली यू आर कीपिंग योर सेल्फ। देन कम्स कैटरैक्ट अगेन एक एज रिलेटेड फिनोमेना है जो सबको होगा, सबको। कैटरैक्ट कोई बीमारी नहीं है, राइट? नो, वी ऑल थिंक हाँ। कि हम कुछ ऐसा कर लेंगे जिससे हमें नहीं जिससे होगा, हमें नहीं होगा। हम सब ये सोचते हैं, हम सब, दैट इज द परसेप्शन ऑफ We are the hero of our own story. एग्जैक्टली, वी आर द हीरोज ऑफ आवर ओन स्टोरी। Yeah. तो कैटरैक्ट सबको होता है, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स एन एज रिलेटेड चेंज। जैसे उम्र के साथ में हम सबको रिंकल्स पड़ेंगे, हम सबके बाल ग्रे होना शुरू होंगे, राइट? तो वैसे एक सर्टेन एज के बाद में सबको कैटरैक्ट बनेगा। थैंकफुली उसका ट्रीटमेंट इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। एंड देन दे आर अदर एज And रिलेटेड, safe. वेरी सेफ, अच्छा वेरी सेफ, ठीक है। एंड देन दे आर अदर एज रिलेटेड चेंजेस इन द आई, जैसे हमारी रेटिना वीक होने लगती है, उसको हम लोग ARMD कहते हैं। कुछ पैथोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जो उम्र के साथ हो सकती हैं, जिसको हम ग्लॉकोमा कहते हैं। उम्र के साथ में ड्राई आई हो सकती हैं। सो दे आर मेनी ऑफ थिंग्स, बट टू जो होनी ही होनी है, दैट इज़ अ रीडिंग ग्लासेस एंड अ कैटरैक्ट। And cataract happens at what age? यूजली एवरेज पॉपुलेशन की मैं बात करूँ तो 63, 64, 65। अगेन मरीज कभी कभी 40 साल की उम्र में ले आता है। अच्छा बाय द वे कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट होते हैं जिसको बच्चा लेकर के पैदा होता है, कभी 6 महीने की उम्र में कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है, चोट लगने की वजह से भी कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है। बट येस, द फिजियोलॉजिकल कैटरैक्ट दैट जनरली हैपेंस 65 से 70 साल की उम्र में। एंड सोने की हमने बात की, राइट? क्या इससे भी फर्क पड़ता है कि मैं आज 11 बजे सो रहा हूँ और कल 1 बजे सो रहा हूँ और परसों 8 बजे या सो आप रहा अपनी हूँ? बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हैं ना, हाँ। हर किसी को रिदम चाहिए रहता है। बट आई विजन में कितना इम्पैक्ट आता है उससे? आई विजन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं आएगा, मगर बॉडी की रिकवरी पे फ़र्क पड़ेगा। बॉडी अगर रिकवर नहीं कर रही है तो आई साइट सबसे पहले होगी। आई साइट इज़ अ वेरी मेजरेबल फॉर्म ऑफ पुअर रिकवरी, राइट? तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ कम दिख रहा है। अगेन हमारी दुनिया वही है जो हमारी आंखें देख रही है, राइट? हम सब वही समझ पा रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं, तो दैट्स हाउ। बट येस, पूरी बॉडी कमज़ोर हो रही है, हार्ट कमज़ोर हो रहा है, उससे स्किन कमज़ोर हो रही है, दांत खराब हो रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, फैट इकट्ठा हो रहा है, एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट हो रहा है, सो मच। पिगमेंट्स की बात की, जिस भी फूड में पिगमेंट्स हैं, बहुत अच्छे फूड्स हैं, हाउ वुड यू रेट प्रोटीन रिच फूड्स कंपेयर टू पिगमेंट रिच फूड्स? दोनों में कितना डिफरेंस है? हाउ डज इट अफेक्ट आवर आईसाइट? फिर मेरी कल ही अपनी मदर से बात हो रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट द रेलिवेंस ऑफ प्रोटीन रिच डाइट। ओके, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज अराउंड प्रोटीन रिच डाइट। हम सब बहुत ही कॉन्शियस हो गए हैं अचानक से, बट मुझे लगता है कि ये ओवर प्रोटीन खिलाना अपने आप में एक शैम है, ठीक है? Okay. आई विल रेज लॉट ऑफ आईब्रोज व्हेन आई से दिस, बट हर जीन और हर जेनेटिक सेट ऑफ पीपल एक तरीके के बने होते थे। तो हम इंडियंस कभी भी इतना प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर रहे थे, तो हमारी बॉडी का मेकअप कभी भी ऐसा नहीं था कि हम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। इट वाज नेवर लाइक दैट। क्यों? बट ऐसा क्यों लगता है आपको? बिकॉज मेरा इस पे थोड़ा काउंटर है। बिल्कुल। मेरा काउंटर ये है कि जब हमारे बाप दादा लोग, सब लोग फार्म्स में काम करते थे, राइट? उनका जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट होता था वो हमसे कहीं ज़्यादा होता था, क्योंकि वो खेती कर रहे हैं, दिन में 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो खाना भी ज़्यादा खाते थे। अब वो खाना क्योंकि ज़्यादा खा रहे हैं, तो उनका ओवरऑल प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट होता था ना, वो उस खाने से इजीली पूरा हो जाता था, विच वाज यूज्ड टू बी 60-80 ग्राम्स इजीली। नो, पर कौन सा खाना खा रहे थे? दाल, क्या उनको रोटी, यही रोज सब। चिकन मिल रही थी? दाल के अंदर बेरली कोई दाल कभी भी उतना प्रोटीन नहीं सफाइस 100 करता। ग्राम में 12-15-20 ग्राम तो होता है। हाँ, पर दिन भर के 60-70 ग्राम जितना नहीं होता है। इंडियंस वेर नेवर अ प्रोटीन हॉगिंग पॉपुलेशन, ओके, ठीक है? वी वर नेवर दैट। एंड यहाँ पे रेशियल डिफ्रेंशिएशन है हर बॉडी की उस रिक्वायरमेंट की। तो हम कभी भी इतना प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे थे जितना अब अचानक से एक स्कैसिटी क्रिएट कर दी गई कि आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो। सदियों से हम इतना प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर रहे थे। हमारा स्टेपल ही नहीं था। हमारा स्टेपल, वी आर अ कंट्री वेयर स्टेपल इज़ चावल एंड स्टेपल इज़ गेहूँ। दाल एक मील मिलती थी, राइट? दूसरी मील में सब्जियाँ होती थी, करेक्ट? एंड नॉनवेज बाय डिफ़ॉल्ट रामायण के बाद से बंद हो गई थी, ठीक है? दूध दही दूध उसमें तो अच्छा दही प्रोटीन होता है, डिसेंट है,
वो भी कितना 100 मिल रहा ml में 3 कितना ग्राम मिल रहा प्रोटीन है। होता था। या मतलब ठीक है, अगेन आई सेड दैट आई वुड रेज आईब्रोज। आई स्टिल पर्सनली फील दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज नॉट अ वेरी हाई प्रोटीन टेकर। अफगानी और हाँ पाकिस्तानी वो ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू अस, बट वी वर स्टिल हेल्दी, गुड राइट। एंड फाइन। कमिंग बैक टू वॉट यू आस्क्ड मी, आँखों के लिए प्रोटीन की रेलेवेंस एक बैलेंस डाइट जितनी है। व्हाट इज़ ग्रेट, अगर मैं ये बोलूँ कि अरे आप ये प्रोटीन शेक पी लोगे तो आँखें अच्छी हो जाएंगी, नो इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा मगर हाँ, डेली का अगर आप वॉलनट, बादाम और पपीता और ये सब चीज़ें खा लोगे जो कि रिच इन पिगमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली इट्स गुड फॉर आइज। यस, मुझे अगर पता करना हो कि मेरी आई साइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इज देयर आइए एनी मेरे होम पास, आइए मेरे अस्पताल में आइए। टेस्ट? बट हाउ डू आई नो दैट आई शुड हैव टू कम टू यू? बिफोर दैट इज देयर एनी होम टेस्ट? तो मैं मरीजों को बहुत ही सिंपल सी एक बात बताती हूँ कि हाँ भाई हम सबों के घरों में एक पेंटिंग होती है, एक दीवार घड़ी होती है, कुछ तो होता है हाँ जिसको एक बिस्तर पे बैठ करके सभी देख रहे होते हैं, एक सोफा पे बैठ के सब देख रहे होते हैं। सो बेस्ट होम स्क्रीनिंग टेस्ट इज कवर वन आई एंड सी कैसी दिखती है, कवर अदर आई एंड सी कैसी दिखती है, एंड हैव एन आइडिया। अगर दोनों में से एक आँख कम देख रही है तो डेफिनेटली उस आँख में कोई परेशानी है। एंड देन घर में बाकी मेंबर्स होंगे, उन सबों को अपने अपने कमरे से बुलाओ, इकट्ठा बैठाओ और देखो किसको कैसा दिख रहा है। हाँ एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस देन देयर इज अ प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। इंटरेस्टिंग। या इज देयर एनी डिफरेंस इन द डिस्टेंस? कि मुझे पता होना चाहिए इतने डिस्टेंस पे देख रहा हूँ मैं वो तो। तो फाइनाइट है ना। हर हाँ दिन मुझे लेट्स प्ले ब्लाइंड वाली किताब सामने लिखी हाँ अगर नज़र वही आ रही दिखी। है, वही दिख रही है, करेक्ट। और हम सबको वही दिख रही है, जैसे उसके ऑथर का नाम मुझे नहीं दिख रहा है, अगली दिखना चाहिए था, हाँ लाइक दिस। बट नेवरदलेस, लेकिन किसी दिन चेक करते करते मुझे लगा कि अरे ये तो मुझे दिख नहीं रहा है, देन दैट्स अ देन देयर इज अ मेट्रिक। चेंज। सी इट्स अ रिलेटिव मेट्रिक्स। अगेन एवोल्यूशन में कैसे किलो किलो डिफाइन हुआ, राइट? आपने फिजिक्स पढ़ रखी होगी। तो किसी एक चीज़ को जो सब जगह पाई जा रही थी, या फीते का एक माप बन गया, या बित्ता, आज भी हम लोग चीज़ों को बित्ते से नापते हैं क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मेट्रिक है, करेक्ट? अब मुझे पता है कि हाँ भाई मेरा बित्ता हमेशा इतना रहेगा, तो मेरे घर का जो बेड है वो 13 बित्ते का है। अब मैं कहीं और बेड देखने जा रही हूँ तो मैं उसको नाप लूंगी कि अच्छा ये करेक्ट वाला बेड तो 14 बित्ते का है, करेक्ट। करेक्ट? इट्स देर ऑल क्रूड मेट्रिक्स। या एंड ऑफ कोर्स ऑब्सलीट के लिए आप नेत्रम आएंगे, डॉक्टर अंचल से मिलेंगे, वो चेक करेंगे मशीनों से, वो बताएंगे कि आपकी आंखें ठीक है या नहीं है। व्हाट ऑल एक्सरसाइज आई कैन डू टू मेक माय आईसाइट बेटर? दो मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेज हैं। नंबर वन इज फिगर ऑफ 8, इट्स रियली गुड। इंटरेस्टिंगली योगा भी वही सिखा रहा होता है। फिगर ऑफ 8 में आपको क्या करना होता है, अपनी आंखों से एक बड़ा सा 8 बनाना होता है। एक इमेजिनरी 8 आप ड्रॉ करते हो जहाँ जहाँ तक आपकी आंखें जा सकती हैं, और इस 8 को पहले आप क्लॉकवाइज बनाते हो, फिर इसको आप एंटी क्लॉकवाइज बनाते हो। बाय डूइंग दिस आप दूर की सारी चीज़ों को देखते हो। बाय डूइंग दिस एक्सट्रीम मोमेंट से हम अपनी टीयर प्रोड्यूसिंग डक्ट्स को स्टिमुलेट करते हैं, एंड बाय डूइंग दिस हम अपनी नियर फोकसिंग मसल्स को रिलीव कर रहे होते हैं। एंड द अदर एक्सरसाइज विच वन कैन ईजली डू इज़ कि पहले अपने थंब पे देखा, फिर सामने देखा, थंब पे देखा, फिर सामने देखा। इसके वजह से जो मसल नियर फोकस में कांस्टेंट काम करने की वजह से फटीग में चली गई थी, वो फटीग ब्रेक हो जाता है। एंड द थर्ड थिंग विच इज़ नॉट एन एक्सरसाइज बट अ प्रैक्टिस इज़ रूल ऑफ 20, एंड दैट रियली वर्क्स वेरी वेल। हर 20-25 मिनट लगातार काम करने के बाद कमरे की खिड़की से बाहर देखिए। अगर कमरे में खिड़की नहीं है तो कमरे के सबसे दूर के कोने में देखिए, and keep looking there and blink several times. Also try to squeeze your eyes, because when we squeeze our eyes तो हम वापस अपने टीयर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो हर 15-20 मिनट काम करने के बाद अपनी आंखों को उस, ये नहीं कि 15-20 मिनट लैपटॉप पे काम किया चलो मोबाइल चेक कर लेते, चलो लैपटॉप पे काम चलो मोबाइल चेक कर लेते, नहीं ऐसा नहीं। 15-20 मिनट सिस्टम पे काम किया, किसी दूर की चीज़ पे देखा, ज़्यादा ब्लिंक किया, स्क्वीज़ किया, हाफ अ मिनट इज़ गुड इनफ, काम करने लग गए। ये करते समय अगर दूर की चीज़ हरे रंग की है, पेड़ पौधे हैं, तो दैट्स ऑल द मोर गुड। ग्रीन, बिकॉज ग्रीन कलर इज़ अ गुड स्टिमुलेंट फॉर अ रेटिनल नर्व सेल्स। तो जो बचपन में कहा था कि सुबह उठ करके घास पे चलो, उसका रेलेवेंस था। जो हरा रंग है वो हमारे रेटिनल एपिथेलियल सेल्स को, रेटिनल न्यूरोसेंसरी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इट मेक्स देम, इट चार्जेस देम। इसीलिए पेड़ हरे थे, भगवान ने सोच समझ के पेड़ों को हरा बनाया था। तो जो, या फिर भगवान ने पेड़ हरे बनाए तो इसीलिए आईसाइट का उससे रिलेशन दे दिया, ये भी हो सकता ऐसा है। हो सकता है, आई डोंट नो, मुर्गी पहले आई अंडा, आई स्टिल नॉट एबल टू क्रैक दैट आउट। तो गोल्फ खेलते हैं उनकी तो आईसाइट बेटर होनी चाहिए फिर। होती होगी, चेक करना पड़ेगा। मैं अगला कैंप को तुम गोल्फ कोर्स में लगाती हूँ। बट मुझे एक बात बता, ब्लिंकिंग की बात कर रहे थे आप, यस, हाउ डज ब्लिंकिंग अफेक्ट योर आईसाइट? लाइक कोई कोरिलेशन है कि हाँ मुझे हाँ पता बिल्कुल है है, बिल्कुल है। यस क्या यस है? यस 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 यस। ब्लिंक करने से हमारी टीयर फिल्म हेल्दी होती है। हमारी टीयर फिल्म की हेल्थ के लिए ब्लिंक करना बहुत ज़रूरी है।
टीयर फिल्म एक पानी की पतली परत है और अगर वो यूं ही खुली पड़ी रहेगी तो वो इवेपोरेट हो जाएगी। तो हम जितनी बार ब्लिंक करते हैं हम उतनी बार उस टीयर फिल्म को रीबिल्ड करते हैं। अच्छा। एक सर्टन टाइम तक, इसको टीयर फिल्म इवेपोरेशन टाइम कहते हैं या टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम कहते हैं, हमारी टीयर फिल्म हेल्दीली टिकी रह सकती है। उसके बाद हमें ब्लिंक करना ज़रूरी है। तो एक नॉर्मल हेल्दी आई 1 मिनट के अंदर 16 से 20 बार ब्लिंक करती है, जो कि उसके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम किसी स्क्रीन को देखते रहते हैं, किसी चीज़ को गौर से देखते रहते हैं, तो हमारा ब्लिंक रेट कम हो जाता है, जैसे आपका भी कम हो गया है। तो उसको एनहांस करने के लिए, उसके वजह से हमारी आंखें ड्राई होने लगती हैं, हेंस वी शुड बी ब्लिंकिंग। और इसीलिए हम 20 मिनट दत्तचित होकर के काम कर लें, मगर उसके बाद जब अपनी आंखों को रेस्ट दें तो ब्लिंक ज़रूर करें और स्क्वीज़ ज़रूर करें, क्योंकि उससे टीयर ग्लैंड्स स्टिमुलेट होती हैं। अगेन, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर द आई, दिस समथिंग कॉल्ड एज पोमोड्रो टेक्निक, एंड पोमोड्रो टेक्निक इज़ अ टेक्निक फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड इफेक्टिव वर्क। एंड पोमोड्रो टेक्निक ये कहती है कि हमारी ब्रेन की इफेक्टिवली किसी भी चीज़ को काम करने की या परसीव करने की क्षमता होती ही 20 मिनट है। अच्छा। उसके बाद में हमारी ब्रेन अटेंशन लूज़ कर जाती है। करेक्ट। सो अगेन, पोमोड्रो टेक्निक को अगर मैं आईसाइट से अलग करूँ, पोमोड्रो टेक्निक इज़ अ प्रोडक्टिविटी हैक। इफ़ यू रियली वांट टू बी प्रोडक्टिव और इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक, अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो चीज़ों को 20-20 मिनट के ब्रैकेट में पढ़िए। 20 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट आंख बंद करके या इधर उधर देख करके जो पढ़ा था उसको रिवाइज़ करिए मन में। क्योंकि एक्चुअली 21वें 22वें 23वें मिनट में जो आप पढ़ रहे होंगे वो आपकी ब्रेन एड्रेस ही नहीं कर रही होगी। ब्रेन का अटेंशन स्पैन ख़त्म हो गया। वो 20 ही मिनट था फुल फोकस के साथ में, उसके बाद वो चाह के भी नहीं फोकस कर सकती। तो पोमोड्रो टेक्निक ने भी 20 मिनट्स के लिए बोला, एंड सेम गोज फॉर द आइज। अल्टीमेटली ब्रेन एंड आई दोनों न्यूरोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो दोनों 15-20 मिनट काम करने के बाद फटीग में चले जाते हैं, उनको रिचार्ज रीबूस्ट की ज़रूरत होती है, देन वी शुड स्टार्ट अगेन। बहुत सारी ना आई ड्रॉप्स आती हैं, ठीक है, जो स्पेशली ड्राई आइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। इज देयर अ रेलेवेंट आई ड्रॉप जो नॉर्मली लोग लगा लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं घर पे अपने, कहीं से भी केमिस्ट के वहाँ से खरीद ली और यूज़ कर ली? आर दे सेफ? ओवर द काउंटर मेडिसिन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको OTC मेडिसिन कहते हैं, एंड ऑफकोर्स OTC मेडिसिन सेफ होती हैं, इसीलिए ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं। एनीवन कैन यूज़ इट, एवरीवन शुड यूज़ इट, शुड यूज़ इट। आज के समय में हम सब स्क्रीन देख रहे हैं, हम सब कितनी भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, 3-4 घंटे से ज़्यादा है हमारा स्क्रीन टाइम, तो हम सबको यूज़ करना चाहिए। आई थिंक द ओनली थिंग जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो केमिस्ट पे जा करके कि किसी फजूल कंपनी की दवा ना खरीदी जाए। ये जेनरिक दवाइयों का हैक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। हम सब अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो राजस्थान में बहुत सारे बच्चे कफ सिरप पीने की वजह से मर गए हैं। द स्टोरी वॉज अ जेनरिक थिंग। सी अ जेनरिक दवाई कैन बी सस्ता, बट व्हेन इट इज़ सस्ता, ऑफकोर्स उसके अंदर वो सारे क्वालिटी चेक्स लग नहीं पाए, तभी तो सस्ती हो गई ना। एक ढंग की कंपनी की दवा महंगी इसलिए है क्योंकि उसने उन सारे क्वालिटी चेक्स पे इन्वेस्टमेंट करी, उन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, ऑब्वियसली पैसे लगेंगे। तो यस, अगर आप अपनी आंखों में कुछ डाल रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि आप किसी ढंग की एस्टैब्लिश्ड कंपनी की दवा डालें। या व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, एक और चीज़ मुझे पूछनी है, व्हाट अबाउट कोलाजन? कोलाजन इज़ वेरी गुड, इट्स ग्रेट फॉर द स्किन, for the eyes. Has any relevance to eyesight? Not eyesight, but like the eyeballs functioning and... Okay, तो आंखों के हिस्से में lids भी आती हैं। Even in the anatomy of eye, as an ophthalmologist, we study lids, upper and lower lids, and yes, उसके लिए कोलाजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ही कारगर है और बहुत ही सफल है। And how does it impact the eyesight? मतलब no, उससे it कुछ does फर्क not पड़ता है? affect the eyesight. It will affect the vitality of the eyes. आपके आसपास की आंखों की स्किन अच्छी रखेगा, हेल्दी रखेगा। आई साइट से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। इट्स मोर ऑफ द विजुअल अपील। कॉस्मेसिस या विजुअल अपील। गॉट इट, राइट। मुझे ना 3-4 चीज़ें मैं पढ़ रहा था इसके ऊपर। तो बादशाह की इमरजेंसी सर्जरी हुई थी बिकॉज वो किसी शो में गिर गए थे, कुछ तो हुआ था, एंड ही गॉट कॉर्नियल एब्रेशन। ओके फाइन, उसके लिए सर्जरी की जरूरत नहीं होती। व्हाट इज कॉर्नियल एब्रेशन? कॉर्नियल एब्रेशन एक ऐसी कंडीशन है, तो हमारी कॉर्निया की 5 लेयर्स होती हैं। कॉर्निया बहुत ही टफ स्ट्रक्चर होता है। कॉर्निया आंखों का ये सेंट्रल पार्ट होता है जो कि असल में ट्रांसपेरेंट होता है, दूर से काला दिखता है। तो कॉर्निया की सबसे सुपरफिशियल लेयर जो होती है उसको हम एपिथेलियम कहते हैं, और अक्सर छोटे से ट्रॉमा से वो खरोच सकता है।
अच्छा। जैसे कि हमारा हाथ खरुच सकता है, ठीक उसी तरीके से आंखों की कॉर्निया खरुच सकती है। कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स में कॉर्नियल एब्रेशन बहुत कॉमन है, तो अक्सर न्यूज़ आती रहती है कि फलानी मॉडल, वो पिछले साल की न्यूज़ थी, जैस्लीन कोई तो मॉडल थी, जिसको जिसको आई पैच करना पड़ा था बिकॉज ऑफ कॉर्नियल एब्रेशन। तो थैंकफुली कॉर्निया की एपिथेलियम बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाती है। 24 से 48 घंटे में वो रिकवर कर जाती है, और उसकी रिकवरी के लिए हमें आईबॉल को पैच करके रखना पड़ता है। अच्छा, Yes. इसीलिए कॉर्नियल ऑपरेशन सर्जरी की एग्जैक्टली, जाती तो है। उनको चोट लग गई होगी, तो जिसकी वजह से कॉर्निया ब्रेड हो गई होगी, एंड हेंस हॉस्पिटल में ले जाकर के उसको पैच करना होगा। थैंकफुली एब्रेशंस आर वेरी फॉरगिविंग, 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाते हैं। A lot of people do, especially in Bollywood, it happens. Botox, fillers, threads around the eyes. उनसे कितना नुकसान होता है? नुकसान नहीं होता है, कॉस्मेसिस है, कोई नुकसान There is no relation to eye functioning. नो रिलेशन टू आई। Can it go wrong in any way? बोटॉक्स के बाद में पैरालिसिस ऑफ द आईलिड्स के किस्से सामने आते हैं। अच्छा। या तो बोटॉक्स बेसिकली रिंकल्स को हटाने के लिए होता है, मगर ऐसा हो सकता है कि अगर ओवरडू हो गया, या जब हम रिंकल वाले पार्ट में लगा रहे थे तो उसने जाके नर्व को भी हिट कर दिया, बिकॉज एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एग्जैक्टली नहीं पता उसकी नर्व कहाँ थी। तो आईलिड्स पैरालाइज हो सकती हैं, उन्हें खुलने में दिक्कत हो सकती है, बट थैंकफुली दीज इफेक्ट्स आर टेम्पररी। अच्छा, And after a even the while, eyelid paralysis is temporary. even that is temporary. बोटॉक्स का इफेक्ट जाने के बाद में वो रिकवर हो जाती है। There's another thing which was trending, the fox eye cosmetic surgery. क्या था भाई? It's called as lifting outer ends of the हाँ, eyes. मैंने शायद पढ़ी थी, कुछ तो कोरियन आइज का आ रहा हाँ, था। क्या है? You know anything about it? येस, देयर वाज अ ट्रेंड, एंड ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स बीच बीच में आते रहते हैं। कॉर्नियल टैटू के भी ट्रेंड आ रहे होते हैं। तो फॉक्स आई में लोग क्या कर रहे होते कि आई के अपर कॉर्नर्स को रिच कर रहे होते थे। वो जो पहले ज़माने में हमारी हीरोइनें नहीं कर रहे होते थे, Right, काजल right, से उठा right, करके right. रखती थी, उसको सर्जरी के थ्रू कर रहे थे। सच काइंड ऑफ सर्जरीज कैन गो रॉन्ग। हाउ कैन दे गो रॉन्ग? कई बार उनके जो सूचर्स होते हैं वो ग्रैनुलोमा बना देते हैं और आसपास के टिश्यू को ख़राब कर देते हैं। कई बार ये सूचर्स कॉर्निया को अब्रेड कर देते हैं। कई बार अगर वो अब्रेड ना भी करें, लेकिन इन प्रोसीजर्स की वजह से क्रोनिक ड्राई आई वाले पेशेंट बहुत आते हैं मेरे पास में, जिन्होंने इस सर्जरी को ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ब्लेफरोप्लास्टी। ब्लेफरोज इज द लिड्स एंड प्लास्टी इज एनी फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। सो ब्लेफरोप्लास्टी के ढेर सारे वेरिएशन है। कुछ लोग आ जाते हैं कि हमारी ये ब्रो ऊपर कर दो, कुछ आ जाते हैं कि हमारे बैग्स हटा दो। तो ये चीज़ें अगर मेडिकल लिमिट्स में करी जाए, हाँ वाकई में अगर बैग्स इतने ख़राब थे कि इनको हटाया जाए, दैट मेक सेंस। मगर अगर एक्सट्रीम में जा कर के करे जाएँ, देन दैट कैन डेफिनेटली बी हार्मफुल, एंड आई डोंट सी कि क्या ज़रूरत है इसकी। कमिंग बैक टू व्हाट यू आस्क्ड मी, कॉर्नियल टैटू। कॉर्नियल टैटू बीच में एक बहुत ही नया सा ट्रेंड चला था अक्रॉस द वर्ल्ड। थैंकफुली इंडिया में उस ट्रेंड ने अगेन घुसपैठ ही नहीं कर पाया। अभी इसके बाद ना कर ले। नो, बट देन इसके बाद इसलिए करेंगे क्योंकि हिंदुस्तानी जैसा भी है बेस्ट है। हाँ। हिंदुस्तानी से जस्ट लव देमसेल्व्स, दे आर द किंग्स ऑफ द किंगडम, राइट? Or they can't afford to do this. नहीं इससे तो Is that true? No, they are all The very cost affordable. is a limiting factor also, but Yes, it is. It is. But thankfully, I think Indians are sensible enough to not there is a buy problem. these kind of stories. Coming back to corneal tattoo. Yeah. Corneal tattoo जो होता है, आंखों के वाइट वाले पार्ट में लोग तरह तरह के रंग डलवाने लग गए। oh shit. तो पूरी आंख रेड हो गई, पूरी आंख ब्लू हो गई, you know. They had my God. they had very bad effects and they caused necrosis and बहुत सारी problems आई। हैं सब तरह के I'm लोग just हैं। imagining what kind of extreme people go to. 840 To करोड़ की satisfy. आबादी है इस दुनिया की, तो सब तरह के लोग होंगे। कुछ तो करेंगे ना, अलग खाली बैठ के क्या करें? हाँ मतलब they would be a variety. There is a neurological phenomena which is called as cortical blindness. Yes, And it's absolutely. more like कि मुझे eyesight मेरी काम कर रही है but visual cortex is not working. So those people they think that they can see but in reality they are not able to see. They ऐसा can't कुछ है? even think. They can't even think because मैंने शुरू में ही समझाया था और मैं फिर समझा दूँ कि आई रेज आँखों के थ्रू आती हैं, ऑप्टिक नर्व में एक्यूमुलेट होती हैं और ऑप्टिक नर्व ब्रेन में ले जाती है, राइट? कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है, मोस्टली बिकॉज ऑफ स्ट्रोक। ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स पैरालाइज हो गया। अच्छा। तो ऑल्दो उसकी आँख बिल्कुल नॉर्मल है, आँख ब्रेन को सिग्नल भी दे रही है, हाँ। मगर ब्रेन इमेज ही नहीं बना पा रहा। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस। हेयर एज एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक्चुअली न्यूरोसर्जन भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज एक बार जब ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स ने काम करना बंद कर दिया तो वो बंद हो जाता है, उसको रीजनरेट कर पाना
संभव नहीं होता. So that is something which is called as cortical blindness. Mostly happens in neurological patients. But why do they feel that why do they deny they are blind? These patients usually deny कई they बार are blind. फैंटम इमेजेस बनने लगती है. दे डोंट डिनाई दे आर ब्लाइंड, बट एट टाइम्स देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज फैंटम सेंसेशन फिनोमेना. बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है. तो फैंटम सेंसेशन क्या होती है कि ऑल्दो आपकी ब्रेन नहीं देख पा रही, मगर आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स एक इमेजिनरी क्रिएट करे जा रहा है. तो सबसे ज़्यादा फैंटम फिनोमेना एम्प्यूटेशन में आता है. इट्स वेरी कॉमन इन एम्प्यूटेशन कि सर्जरी की वजह से या ट्रॉमा की वजह से मेरा ये हाथ कट गया, ठीक है, अब ये हाथ चला गया, लेकिन ब्रेन का वो हिस्सा जो इस हाथ को हिलाता था, मूव कराता था, वो तो जिंदा है अभी भी. तो फैंटम सेंसेशन होती है. मरीज आके बोलता है कि अरे मेरे दाहिने हाथ में दर्द हो रहा है. चलो जी, शर्ट देखी, दाहिना हाथ तो है ही नहीं. सो इट्स अ फैंटम पेन, करेक्ट, बिकॉज द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इज अ वायरिंग. ये वाला पार्ट चला गया, पर ये वाला तो बचा हुआ है ना, वो उसके बारे में सोचता रहेगा. न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप आएगी 6 हफ्ते से लेकर के 3 महीने तक में, फिर जा करके वो खत्म होगी. तो अगेन येस, इमीडिएट कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस में पेशेंट इमेजरीज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसके फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी भी इमेजेस बनाई जा रही है. वो कुछ सोच रही है और क्रिएट कर रही है, मगर असल में उसकी आंखें नहीं क्रिएट कर रही हैं. हम लोग के, आई रिमेंबर वार्ड में जब हम स्टूडेंट थे MBBS के, तो जो फैंटम पेन वाले पेशेंट होते थे वो करा रहे होते थे फॉर 2 रीजन्स. दर्द था एंड दे वुड फील हेल्पलेस, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको एक कॉग्निशन मिल चुकी है कि ये नहीं है, बट फिर भी दर्द है. तो इट इज़ अ वेरी डॉन्टिंग सिचुएशन. भगवान न करे किसी के भी साथ हो, बट या काफ़ी मशक्कत से ठीक होती है. देयर आर सर्टन सेट ऑफ मेडिसिन दैट वर्क फॉर इट एंड देन दे वर्क वेरी वेल. The other thing I was reading about is this invisible gorilla test, right? And what it does is, जब हम, इनफैक्ट हमने स्टार्टिंग में बात भी की थी, फोकस की बात कर रहे थे हम, जब हम बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, इवन बास्केटबॉल खेलते टाइम हमारे आसपास से गोरिल्ला निकल के भी चला जाए ना, सो आवर एंटायर फोकस एट दैट टाइम इज ऑन द बास्केटबॉल. हाउ इज दिस मोर न्यूरोलॉजिकल वर्सेस आईसाइट? इन दोनों में क्या सो दिस ब्रिंग्स बैक मेरे बचपन की एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी. में अभी आप वो सुनते सुनते बहुत मुस्कुरा रही थी memory में क्योंकि चले गए थे आप. एग्जैक्टली राइट. और फनीली इनफ गोरिल्ला नहीं था मगर बंदर था. अच्छा. तो मैं आई वाज इन क्लास 11, कक्षा 11 में थी मैं, और मैं बहुत ही पढ़ाकू थी. मतलब मुझे लगता है पढ़ना धरती का सबसे आसान काम था. कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस था मेरा. तो मैं क्लास 11th में PG में रहती थी. तो मैं छत पे बैठ के पढ़ रही थी और मैं पढ़ी जा रही थी. मैं घंटों से पढ़ रही थी, मैं लीन थी अपनी पढ़ाई में. तो अचानक से छत पे PG से नीचे से एक लड़की ऊपर आई और वो बहुत ज़ोर का चिल्लाई. तो जब वो ज़ोर का चिल्लाई तो मेरा ध्यान भंग हुआ. मुझे लगा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है. तो मैंने देखा कि मुझसे 1 फीट की दूरी पे एक बंदर बैठा हुआ था. तो वो उस बंदर को देख के चिल्लाई, मगर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था. आई वॉज टोटली इन माई स्टडीज़. अब यहाँ पे 2 बातें हैं. क्या मुझे बंदर दिखाई नहीं, या मेरा फोकस इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो सिर्फ उसी किताब में ही था. करेक्ट. तो जो इनविजिबल गोरिल्ला टेस्ट है, एक्चुअली ना ही वो न्यूरोलॉजिकल है ना ही वो ऑफ्थाल्मोलॉजिकल है. वो ये भी नहीं कहता कि आप ब्लाइंड हो गए. वो बेसिकली अटेंशन एंड फोकस है, राइट. यूजली स्पोर्ट्स पर्सन्स में पाया जाता है क्योंकि वो इतना एनग्रॉस हो जाते हैं. या अर्जुन की आंख, अर्जुन को उस आंख के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया. करेक्ट. एंड आई थिंक मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा है. जैसे घुसते, दैट्स व्हाट आई सॉ, राइट. सो द फोकस टू समथिंग इज सो शार्प. मे बी आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स इतना ज़्यादा डेवलप है, आपकी ब्रेन इतनी ज़्यादा डेवलप है कि वो एक रेजर शार्प फोकस करती है और बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड कर देती है. तो ना ही आप ब्लाइंड हो, ना ही आपकी इंटेलिजेंस में कोई कमी है, बट इट्स अ रादर लोग साइकोलॉजिकली ट्रेन कर रहे होते हैं ये स्किल सेट पैदा करने के लिए, टू गेट दैट फोकस. Yeah. And some people have also this face blindness. What is this? फेस ब्लाइंडनेस को प्रोसोपोग्नोसिया कहते हैं. मोस्टली जेनेटिक होता है, सिंस बर्थ होता है. और आम जनता को समझने के लिए हम फेसेस को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते. तो हमारी बॉडी में होने वाली हर चीज़ के लिए एक जीन सेट है. Okay. सो फनी कि मैं पेन एक सर्टन तरीके से पकड़ती हूँ, और जब बहुत ही वियर्ड तरीका है मेरा पेन पकड़ने का. और जब मेरी बेटी पैदा हुई और उसने पेन पकड़ा तो मैंने देखा कि वो भी पेन ऐसे पकड़ने लग गई. अच्छा. एंड आई वॉज डिवास्टेटेड. बट देन एक्चुअली इवन मैं ये पेन कैसे पकड़ती हूँ, इसको भी ड्राइव करने वाली एक जीन सेट है. तो हम लाइफ को भले ही बहुत कैजुअली ले रहे होते हैं, मगर हम जो भी कर रहे हैं, मतलब अगर आपने भी ये भी किया ना, सो देयर इज अ जीन सेट विच इज ड्राइविंग दैट. तो फेशियल द कैपेसिटी कि हम चेहरे को देख सके, आइडेंटिफाई कर सके, हम आवाज़ों को सुन सके, आइडेंटिफाई कर सकें, हैज़ अ जेनेटिक अलाइनमेंट टू इट.
बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता हमारे अंदर, एंड प्रोसोपोग्नोसिया वाले पेशेंट के अंदर ये कैपेसिटी होती ही नहीं, तो उन्हें दिख रहा है मगर उनकी ब्रेन ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो प्रोसेस करता है फेसेस को, सिर्फ उतना सा वो हिस्सा फंक्शनल नहीं है। कभी कभी ऑटिज्म के बच्चों में पाया जाता है, आजकल अनफॉर्चुनेटली ऑटिज्म इज ऑन द राइज, तो वो बच्चे भी फेसेस नहीं आइडेंटिफाई कर पाते बिकॉज दे डोंट हैव अ स्किल सेट टू सोशली कनेक्ट विद अ फेस। सो येस, इट इज़ समथिंग जो मतलब वो पहले मिले हैं उनसे बट उसके बावजूद भी दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज। करेक्ट, क्योंकि उनकी ब्रेन चेहरे को नहीं प्रोसेस कर पा रही, वो चेहरे को प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है, स्मच अप कर जा रही है। जैसे फनीली इनफ आई एम वेरी शार्प, आई एम अ एंड इट इज ओनली फॉर इट फेस। इज़ ओनली फॉर फेस। तो आई वाज टेलिंग यू कि अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं बहुत शार्प हूँ, ब्राइट हूँ, बहुत किताबें पढ़ सकती हूँ, बहुत फास्ट सर्जन हूँ, सब कुछ, मगर मुझे डायरेक्शन का सेंस नहीं है। मुझे बिल्कुल डायरेक्शन का सेंस नहीं है। मतलब मैं इस कमरे से बाहर निकल के मैं ऐसे सोचती रहूँ कि पता नहीं राइट था या लेफ्ट था। होटल की लॉबीज़ में मुझे समझ में नहीं आएगा कि अच्छा इस रूम से निकली थी तो यहाँ जाना यहाँ जाना। सो नाउ दैट्स अ सिलेक्टिव डिसकोहरेंस इन द ब्रेन। समझ नहीं आता वो ब्रेन को, राइट। इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम टू एक्सेप्ट कि हाँ यार मेरे साथ ये ऐसा है। सो येस, ब्रेन कैन बी सिलेक्टिवली वीक इन समथिंग। या इसका एक और रीजन भी है, इट्स अ टर्म कॉल्ड एज गूगल इफेक्ट, समथिंग लाइक दैट। इसमें क्या होता है ना कि अगर आप मान लो यू हैव अ टेंडेंसी टू गूगल एवरीथिंग, राइट, एंड हम चैट जीपीटी भी करने लगे हैं आजकल, एंड वी नो द हम इंफॉर्मेशन। सिर्फ चैट जीपीटी कर रहे हैं आजकल। हम सब चैट जीपीटी कर रहे हैं एंड वी नो कि चैट जीपीटी के पास सारे आंसर्स हैं, या एंड बिकॉज ऑफ दिस वट एवर इन्फॉर्मेशन वी आर गैदरिंग फॉर चैट जीपीटी वी आर नॉट रिटेनिंग इट, या बिकॉज हमें पता है कि वो वहाँ है, जब भी जरूरत होगी वहाँ से देख लेंगे। सो द टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब एंड रिटेन द इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली गोइंग डाउन। Yes. So this is called as environmental या situational modification. Funny enough, मेरा sense of direction जब Google नहीं था और तब से ChatGPT ऐसा नहीं, है। तब से खराब। सही है। Yeah. ज़्यादातर जो सर्जरी में केस आते हैं दे आर लाइक प्लान्ड सर्जरीज और एक्सीडेंटल केसेस। Ophthalmology में it's planned. हम दिल्ली planned शहर में रहते हैं, ट्रॉमा बहुत कम आता है। छोटे शहरों में लोगों की आंखों में लकड़ियाँ लग जाती हैं, पेड़ से गिर जाते हैं, फलाना हो जाता है। यहाँ पे दैट्स हैपनिंग मोर इन रूरल एरियाज। एब्सोल्युटली। तो मैं किंग जॉर्ज लखनऊ की पढ़ी हुई हूँ और वहाँ पे रूरल बेल्ट के बहुत पेशेंट्स आते थे, तो हम आए दिन ट्रॉमा रिपेयर कर रहे होते थे। और किस किस टाइप के ट्रॉमा होते थे ये? मोस्टली बच्चे होते हैं। अच्छा। मोस्टली बच्चे अपनी आंखों में पेंसिल लगा लेते हैं, फुलझड़ियाँ लगा लेते हैं, रॉकेट लगा लेते हैं, दिवाली होती है, रावण सो लगा जाते लेते हैं हैं चुपचाप। और सो जाते हैं चुपचाप, डर के मारे बताते नहीं हैं। मोस्टली बच्चे होते हैं, या राइट। एंड यू रिमेंबर एनी केस विच यू फेल्ट लाइक, जैसे आपने एक बताया कि यार ये केस तो पॉसिबल ही नहीं था कि हो सकता है, एनी अदर केस विच वॉज कम्प्लीटली यू फेल्ट के बहुत ईजी है और इट टर्न्ड आउट टू बी अ डिफिकल्ट वन लेटर? हाँ, ऐसा भी होता रहता है, या ऐसा भी होता रहता है जिसमें मोर अबाउट दिस, कोई एग्जांपल हो ऐसा? कई बार जब इतनी इजी केसेस होते हैं ना तो हम लंबी चौड़ी ओटीज लगा के बैठे रहते हैं और हम ट्रांस में मज़े में ऑपरेट कर रहे होते हैं एकदम से। बट अगेन मैंने देखा एज अ सर्जन इंट्यूशन बहुत काम करती है। अगेन आई थिंक लास्ट मंथ की बात है, इट वाज अ लॉन्ग ओटी लिस्ट, आई वाज एट द लास्ट केस। मैं लास्ट केस में थी और कुछ भी नहीं था, आसान सा केस था, पर अचानक से मुझे इंट्यूशन हुई कि यार थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाओ, देख लो सब ठीक तो है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी तो है ना। तो मैंने अपने ओटी असिस्टेंट को बोला, मैं कहा यार वो कटर वटर तैयार है ना सब? तो बोलते हैं मैम कटर की क्या जरूरत है, कॉम्प्लिकेशन हुई थी तो मैं कहा नहीं यार इन जनरल यार लंबी ओटी लिस्ट थी, तुझे तैयार रखना चाहिए था। तो मेरा असिस्टेंट बोलता है मैम तो लास्ट केस है। मैं कहा हाँ लास्ट केस है। एंड एक्चुअली इस केस में एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम पीसी रेंट कहते हैं, वो हो गया। अच्छा। एंड दैट नीडेड अ कटर। तो एंड दैट्स व्हेन आई टोल्ड हिम ऑल्सो, मैं कहा यार हम कितने भी तुरम खान हो जाए ना, हम कितने भी ज़्यादा केसेस क्यों ना कर लें, मगर विराट कोहली भी डक पे आउट होता है। करेक्ट। थैंकफुली वी आर ट्रेन्ड, वी मैनेज द केस वेरी वेल, बट हाँ विराट कोहली भी डक पे आउट हो सकता है, तो हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, बहुत ही प्यारा केस था। वो आंटी थी, शी वाज 75-78 ईयर ओल्ड, दोनों आंखों में बहुत ज़्यादा कैटरैक्ट, ब्लाइंड पिछले 4-5 सालों से। तो वो ऑपरेट ही नहीं करा रही थी बिकॉज अपने बच्चों को बोलती थी कि मैं मर जाऊंगी, क्या करूंगी ऑपरेट करा करके। उनके बच्चे उन्हें मेरे पास लेकर के आए कि ये तो आंख बनाने के लिए तैयारी नहीं है, बट अभी ऐसा थोड़ा है कि मर जाएगी, ठीक है ये। तो मैंने आंटी से बोला आंटी क्यों नहीं आंख बनवा रहे हो, आप बनवा लो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपको दिखेंगे, आपके नाती पोते दिखेंगे। इट्स वेरी क्यूट। उन आंटी ने मुझे बोला कि अब तक तो मेरा मन नहीं था अपनी आंख बनवाने का, मगर तुम्हारी आवाज़ सुन के मेरा मन कर रहा है कि मैं देखूँ तुम कैसी हो। वाओ। इट वॉज सो प्रोफाउंड। मैं कहा आंटी लेट्स डू इट। एंड आई ऑपरेटेड हर एंड द नेक्स्ट डे यू नो शी सॉ मी, शी सॉ एक्चुअली उनका एक नाती 3 साल का था जो उनको दिखा ही नहीं था, पिछले 5 साल से दोनों आंखों में कैटरैक्ट लिए घूम रही थी। बट यू नो वो इमोशन जो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारी आवाज़ सुन के मेरा मन कर रहा है कि मैं देखूँ तुम कैसी हो,
एंड उनके फैमिली मेम्बर्स भी बिविल्डर्ड थे बिकॉज वो उनको कई जगह ले जा चुके थे और आंटी ने बोल दिया नहीं नहीं मुझे नहीं ऑपरेट कराना एंड देन वी ऑपरेटेड, दोनों आंखें ऑपरेट करी, मस्त आती हैं। फिर उन्होंने मुझे क्रोशिया करके एक टेडी बियर भी बना करके दिया। क्या बात कर रहे हैं? That's so sweet. या दैट इज सो स्वीट। ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती हैं हम लोगों के, मुझे लगता है शायद इसलिए हाई ऑन एनर्जी रहते हैं Yeah. बिकॉज द वर्क कीप्स ऑन चार्जिंग अस। राइट, बट आपसे सर्जन की वाइब कम आती है, आपसे मतलब बिल्कुल ही एकदम अलग पॉजिटिव। नॉर्मली सर्जन का ना डर के उनके सामने जाओ तो ये फील कि यार डर है, डॉक्टर बैठा है सामने एकदम थोड़ा घबरा नहीं, के मैं ऐसे बैठने बिल्कुल भी का नहीं है। हूँ। आप तो बिल्कुल अपोजिट हो। यस, शुरू से ही ऐसे हो आप? हमेशा से ऐसी हूँ मैं एंड आई थिंक दैट मेक्स मी अ गुड सर्जन बिकॉज आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट, कोई छलावा नहीं है, जैसी हूँ वैसी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को प्रिटेंड करके कुछ और बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम व्हाट आई एम, माई पेशेंट्स लाइक दैट। प्रॉबली आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स, और आंटी ने अगर बोला कि यार इसकी शक्ल देखने का मन है, तो उन्होंने भी अपने ये तजुर्बे कौन से है कुछ जो इतनी समझा तेज होगा। तेज बात करती है? Yeah. बट मुझे एक बात बताओ, एंड व्हाट इज नेत्रम? टेल अस मोर अबाउट दैट। सो नेत्रम इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फाउंडेड बाय मी। मैंने सन 2013 में नेत्रम को स्थापित किया। नेत्र मतलब आँख और त्रम अहम हमारी आँख, क्योंकि मैं बनारसी हूँ तो शब्द संस्कृत ही होना था। नेत्रम की खासियत यह है कि हमारे पियोन से लेकर के हेड तक हम सब इस बात से अवगत हैं कि हमें समाज के हर तत्वे का इलाज करना है, वेदर दे कैन पे, whether they pay less or whether they can't pay at all. So this is where Netham specializes कि हम टोरिक ट्राइफोकल जैसे प्रीमियम लेंसेज भी करते हैं, मगर हम हर महीने 25 से 30 फ्री कैटरेक्ट सर्जरी भी करते हैं। हम एक प्रीमियम एडवांस सेंटर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस लेसिक मशीन है, बट साइमल्टेनियसली हमारी बस कम्युनिटी में जाती है और वो लोग जो ज़रूरतमंद है जिससे इलाज नहीं मिल रहा वो उन्हें भी लेकर के आती है। सो नेत्रम इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मुहिम है, एक आवाम है, ये एक थॉट प्रोसेस है कि इलाज से आप रिसोर्सेज की वजह से वंचित नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति अच्छे इलाज से इसलिए वंचित ना हो क्योंकि उसके पास समाधान नहीं है। हर किसी को इलाज मिलना चाहिए, हर कोई जो धरती पे पैदा हुआ है उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर फॉरवर्ड ऑन। एंड बाय गॉड्स ग्रेस द जर्नी हैज़ बीन वेरी गुड, इट हैज़ बीन वेरी एक्साइटिंग। मैंने ज़ीरो से शुरू किया था, दिल्ली की रहने वाली भी नहीं थी, यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आई थी, बट अगेन द इंटेंशन वॉज वेरी प्योर एंड yes, in some 9-10 years of time it is a big organization. क्या बनारस के घाट पे ज़्यादा डेथ्स को देखने के बाद ही बनारस के घाट पे डेथ को देखने से मेरे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ा। उसकी वजह से ऐसे सोच है आपकी? सिर्फ एक इंसिडेंस की वजह से सोच नहीं होती। प्रॉबली मेरी आत्मा बनारस में जमी ही इसलिए क्योंकि मेरी आत्मा बनी इस चीज़ के लिए थी। आई वॉज प्रॉबली प्लांटेड ऑन दोज घाट्स, यू नो, लुकिंग डेथ राइट देयर, बिकॉज शायद मेरी कार्मिक जर्नी है। Right? It is all like that. Why my soul chose that place? Yeah. Because this is the journey of the soul. Wow. Yeah. Thank you so Thank much. you so much.